हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में और आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी। लास्ट लेक्चर में हमने द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। उसमें हमने ये देखा कि एक इकोनॉमी को बड़े सेक्टर्स में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि हर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट में। तो फॉर एग्जांपल हमने 3 सेक्टर्स की बात की, 5 सेक्टर्स की बात की या 13 सेक्टर्स की बात की। ज़्यादा जिस क्लासिफिकेशन का यूज़ होता है वो 3 सेक्टर मॉडल है और डिफरेंट कंट्रीज़ में हालांकि डिफरेंट सेक्टर्स बनाए जाते हैं इकॉनमी के। तो 3 सेक्टर क्लासिफिकेशन ज़्यादा इजी होता है डील करने के लिए। तो सपोजिंग 3 सेक्टर्स हैं इकॉनमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी, और हर सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूशन देता है जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट में। अब देखिए जो एक कंट्रीब्यूशन है ऑन पार्ट ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स इन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तय करता है कि कौन सा सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है एक इकॉनमी के लिए। अगर एक सेक्टर जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में या एम्प्लॉयमेंट में या दोनों में, तो वो सेक्टर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है एक इकॉनमी के लिए। तो कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन इकॉनमी। और अगर इस कंट्रीब्यूशन में अब बड़ी तब्दीली आ जाएगी तो उस अमल को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि अभी अगर एक सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, ज़्यादा जीडीपी प्रोड्यूस कर रहा था, अब अगर दूसरा सेक्टर ज़्यादा जीडीपी दे रहा है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो हम कहेंगे कि एक इकॉनमी में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इसलिए जब हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं या हम कह सकते हैं डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर्स इन एन इकॉनमी चेंजेस। तो जब इंपॉर्टेंस सेक्टर्स की एक दूसरे के मुकाबले में जब इसमें तब्दीली आएगी तो उसको हम कहेंगे क्या, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हम उसे कहेंगे। मिसाल के तौर पर अभी प्राइमरी सेक्टर अगर पहले इंपॉर्टेंट था, ज़्यादा जीडीपी दे रहा था, एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, अब अगर सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट बन गया या टेरिशरी सेक्टर इंपॉर्टेंट बन गया, अब वो ज़्यादा जीडीपी दे रहा है या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट मीन्स कि एक इकॉनमी में बड़ी तब्दीली आ गई है और इसी तब्दीली को हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इस तब्दीली को हम इस तरीके से बताते हैं कि जब सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस या रिलेटिव इंपॉर्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगी तो उसी चीज को हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। अब यहां पे एक नुक्ता याद रखना है कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होती कैसे है। देखिए अभी अगर प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट था पहले, अब सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट बन गया या टेरिशरी सेक्टर इंपॉर्टेंट बन गया, तो ये कैसे बनेगा? जब सेकेंडरी सेक्टर में अगर ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा होगी प्राइमरी सेक्टर के मुकाबले में, तो ये धीरे धीरे सेक्टर बड़ा होता जाएगा और प्राइमरी सेक्टर के मुकाबले में एक वक्त आ जाएगा कि ये उससे बड़ा हो जाएगा। तो बुनियादी जो बैकग्राउंड में वजह है जिससे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो है ग्रोथ रेट, और किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ रेट है वही तय करता है कि कौन सा सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है एक इकॉनमी के लिए। तो जब ग्रोथ रेट्स जो है वो डिफरेंट होगी डिफरेंट सेक्टर्स में, इसकी वजह से जो है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो दिस इज व्हाट ब्रिंग्स अबाउट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि जिसको हम 3 सेक्टर मॉडल कहते हैं। बेसिकली 3 सेक्टर मॉडल क्या है? 3 सेक्टर मॉडल हमें बताता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो पहले प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा होती हैं, फिर सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा होती है, फिर टेरिशरी सेक्टर में ज़्यादा होती हैं। ओके, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का अमल जो है इसमें ये होता है कि पहले इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर और फिर टेरिशरी सेक्टर। इस चीज़ को हम कहते हैं 3 sector model. The main focus of an economy's activity shifts from primary through the secondary and finally to the tertiary। यानी कि शुरुआत का स्टेज होता है प्राइमरी स्टेज, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, और जो इंतहा होती है, जो इसका कंप्लीशन होता है वो टेरिशरी सेक्टर पे होता है, जब टेरिशरी सेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट बनता है। तो सफ़र शुरू होता है प्राइमरी से, सेकेंडरी के बीच में से ये गुजरता है, सेकेंडरी जो है वो ट्रांजिशनल पीरियड होता है और बाद में एक फाइनल स्टेज यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे भी हम बता सकते हैं कि जब एक इकॉनमी का जो इसकी जो इनकम जो है वो कम होगी, लो इनकम होगी, तो उस वक्त प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। जब इसकी इनकम जो है वो ना
तो कम होगी ना काफ़ी ज़्यादा होगी, तो उस वक्त इसका जो सेकेंडरी सेक्टर है वो इम्पोर्टेंट होता है। और जब उसकी इनकम एक इकॉनमी की काफ़ी बढ़ जाएगी तो फिर उस वक्त टेरिशरी सेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट बनता है। तो इस तरीके से भी हम 3 सेक्टर मॉडल को पोर्ट्रे कर सकते हैं, इसको नरेट कर सकते हैं। अब ये 3 सेक्टर मॉडल जो है कि जी पहले प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, फिर सेकेंडरी इंपॉर्टेंट होता है, फिर टेरिशरी इंपॉर्टेंट होता है, ये किन्होंने प्रोपाउंड किया, इसको किन्होंने प्रोजेक्ट किया, किन लोगों ने इसको दरियाफ्त किया इकोनॉमिक्स के साइंस में। तो 3 इकोनॉमिस्ट जो है वो इसमें उन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है ये चीज़ हमें समझाने में। एक का नाम है एलन फिशर, 1939 में उनका कंट्रीब्यूशन आया। दूसरे का नाम है कोलिन क्लार्क, 1940 में उनका कंट्रीब्यूशन आया। और फिर है जॉन फॉरेस्टे, 1949 में इनका कंट्रीब्यूशन आया। और ये जो तीनों इकोनॉमिस्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने रोल अदा किया है इस चीज़ को समझाने में कि भाई एक इकॉनमी का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है उसमें वो प्राइमरी से फिर सेकेंडरी और फिर टेरिशरी की तरफ जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो मूव करती है। तो पहले प्राइमरी इंपॉर्टेंट होता है, फिर सेकेंडरी और फिर टेरिशरी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जॉन फॉरेस्टे की एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। वो कहते हैं कि एक इकॉनमी को हम, एक सोसाइटी को हम 3 स्टेजेस से देख सकते हैं कि ये गुजर रही है। पहले स्टेज में क्या होता है जिसको हम ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन कहेंगे, इसमें प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। 64.5 जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो प्राइमरी सेक्टर से आता है, और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन फिर 20% है, और टेरिशरी सेक्टर का 15.5% है। फिर सेकेंड स्टेज में जब इकॉनमी दाखिल होती है तो इसको उन्होंने ट्रांजिशन पीरियड कहा है। इस वक्त 40% पे आ जाती है कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, और 40% बन जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, और 20% कंट्रीब्यूशन ऑफ द टेरिशरी सेक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो डिक्रीज हो गया, और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो डबल हो गया। पहले 20% था, अब ये 40% पे आ रहा है। तो टेरिशरी का जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो सेकंड जो फेज है इसमें अब इंपॉर्टेंट बनता है सेकेंडरी सेक्टर एक इकॉनमी के लिए। और फिर तीसरा जो फेज है टेरिशरी सिविलाइजेशन इन्होंने इसको कहा है, जब सर्विसेज इंपॉर्टेंट बनती है तो उस वक्त प्राइमरी सेक्टर 10% पे आ जाता है इसका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। इसी तरह 20% कंट्रीब्यूशन आता है सेकेंडरी सेक्टर से, और फिर 70% जो कंट्रीब्यूशन है दैट कम्स फ्रॉम द टेरिशरी सेक्टर, दैट कम्स फ्रॉम द सर्विसेज सेक्टर। तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज को पोर्ट्रे किया है। इस चीज को हम यानी कि ये जो प्रोसेस है प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी, इसको हम पेटी क्लॉक लॉ के नाम से भी जानते हैं या पेटी क्लॉक थ्योरम से भी जानते हैं। यानी कि आप बुक्स में या आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, देयर इज समथिंग वी कॉल एज पेटी क्लॉक लॉ और पेटी क्लॉक थ्योरम। अब ये क्या है? वो कहते हैं थ्योरम ये है कि एज टेक्निकल प्रोग्रेस रिड्यूसेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स, द मार्केट फॉर नॉन एग्रीकल्चर गुड्स विल एक्सपेंड, inducing the reallocation of labor from agriculture to non-agriculture activities। ये कहते हैं कि जब टेक्निकल प्रोग्रेस होगी एक इकॉनमी में उस वक्त ये होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स है वो कम हो जाएंगे, इसलिए जो मार्केट होगी नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की वो एक्सपेंड होगी, यानी कि ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा। कौन से प्रोडक्ट्स? जो यानी कि नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, और उससे ये असर पड़ जाएगा कि चूंकि अब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तो इसे लेबर भी शिफ्ट हो जाएगा उन्हीं सेक्टर्स में जहां पर नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हो, और इसलिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस इस तरीके से होगा। लेकिन जब टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो अपना काम करेगी, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स रिड्यूस करेंगी। अब ये जो पेटी क्लॉक लॉ इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि सर विलियम पेटी ने 1690s में इसको प्रोपाउंड किया था कि भाई अगर टेक्निकल प्रोग्रेस होगी तो इस तरीके का अमल होने जा रहा है। और फिर 1930s में कोलिन क्लार्क ने इस चीज़ को फिर रिवाइव किया, लोगों के सामने लाया। जो सर विलियम पेटी का जो यानी कि पर्सपेक्टिव था उन्होंने इसको फिर से उजागर किया, लोगों के सामने रखा, इसलिए इसको हम पेटी क्लॉक लॉ या पेटी क्लॉक थ्योरम भी कहते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है इसका एक हिस्टोरिकल जायजा हम लेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने है एम्प्लॉयमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर आप देखेंगे 1870 में जो एम्प्लॉयमेंट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो उसमें 53% जो कंट्रीब्यूशन है वो प्राइमरी सेक्टर से आ रहा था, यानी कि मेजॉरिटी जो लोग थे, लेबर फोर्स जो था, इट वॉज एंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर। लेकिन 2000 पे हम जब देखते हैं, जब हम 2000 पे आते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ओनली 2% ऑफ लेबर
फोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर। तो जो इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है इस पर्सपेक्टिव से, और एक लेबर फोर्स का बड़ा माइग्रेशन हो जाता है फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू द सेकेंडरी एंड द टेरिशरी सेक्टर्स। तो द पॉइंट हियर इज कि देखिए इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हम नोटिस करते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएस इकोनॉमी। हम और एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं इंडियन इकोनॉमी की, और आपके सामने ये चार्ट है, ये आपको डेटा दे रहा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स टू जीडीपी इन इंडिया। अब आप देख सकते हैं कि 1960-61 में प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 51% था, और फिर यही कंट्रीब्यूशन 2010-11 में जो है 17% पे आ जाता है, यानी कि 51 से अब आ रहा है 17% पे। तो दैट मीन्स कि जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है प्राइमरी सेक्टर की वो कितनी अब कम हो रही है। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 18% था 1960s में, और फिर 2010 में ये कंट्रीब्यूशन 24.5% बन रहा है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर की जो इंपॉर्टेंस है उसमें इजाफा हो रहा देख रहे हैं हम। टेरिशरी सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन था टेरिशरी सेक्टर का जीडीपी में वो 31% है इन 1960-61, और 2010-11 में हम देख रहे हैं कि इट इज 58.5%। तो हम धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि भाई जो टेरिशरी सेक्टर है ये इंपॉर्टेंट ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, और प्राइमरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस जो है वो बिल्कुल कम हो रही है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर। हालांकि सेकेंडरी सेक्टर भी यहाँ पे उतना ज्यादा जो है वसी नहीं है, बड़ा नहीं है। इट इज द टेरिशरी सेक्टर विच इज द अल्टीमेट गेनर इन दिस एंटायर प्रोसेस। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, अगर आप एक यूएसए का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है तो उस पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो कुछ चीज़ें हम वहाँ से सीख सकते हैं। देखिए 1965 में जो यूएसए में जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था वो 3% था, और फिर ये 2020 पे जो है 2020 में 1% पे आ जाता है जीडीपी कंट्रीब्यूशन, और सेकेंडरी सेक्टर का 38% था लेकिन ये अब 19% हो रहा है, और टेरिशरी सेक्टर में 59% था और अब ये 80% हो रहा है। सो देयर इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस। अगर इंडियन इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का अमल जारी रहेगा, टेक्निकल प्रोग्रेस होती रहेगी, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जिस तरह आप जो अमेरिकन इकोनॉमी के एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं, इसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हम इन द लॉन्ग रन इंडियन इकोनॉमी में भी नोटिस करेंगे। यानी कि ये जो अभी आप देख रहे हैं कि 17% कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं 2010-11 में जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है ये धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा और ये 2% 1% पे आ जाएगा, और जो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो भी उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो होगा it will be by the tertiary sector, by the services sector। तो यहाँ पे अगर हम एम्प्लॉयमेंट पे भी एक नज़र दौड़ाएंगे तो हम ये देख रहे हैं, इंडियन सिनारियो की बात मैं कर रहा हूँ। 1983 में जो कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में वो है 68.9%, यानी कि 69% एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आ रहा था? प्राइमरी सेक्टर से आ रहा था इंडिया में, और 13.3% आ रहा था सेकेंडरी सेक्टर से, और फिर 17.8% आ रहा था टेरिशरी सेक्टर से। अब आप आ जाइए 2017-18 पे, तो हम देख रहे हैं कि 44% कंट्रीब्यूशन जो है, ऑलमोस्ट 45% कंट्रीब्यूशन जो है अब वो आ रहा है कहाँ से? प्राइमरी सेक्टर से। तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं कि ये डिक्रीज होता जा रहा है, ये कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, और फिर जो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है उसमें हम इजाफा देख रहे हैं, और टेरिशरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे इजाफा देख रहे हैं, अभी 31% पे ये जा रहा है। तो अगेन अगर ये प्रोसेस चलता रहेगा तो जो टेरिशरी सेक्टर है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होता जाएगा। सो द पॉइंट हियर इज कि जब एक इकोनॉमी में जो है वो तरक्की होती रहेगी, और ख़ास तौर पर ग्रोथ रेट जो डिफरेंट सेक्टर्स की है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ रेट का प्राइमरी सेक्टर के मुकाबले में, और टेरिशरी सेक्टर में उससे भी ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ रेट का, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर के मुकाबले में। तो इसलिए क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर ज़्यादा रफ्तार से ग्रो करते हैं इन कंपैरिजन टू द प्राइमरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर तो बिल्कुल ज़्यादा ग्रो कर सकता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी सेक्टर एज वेल। तो इसलिए क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम टेरिशरी सेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट होता जा रहा है इकोनॉमीज के लिए। जब इकोनॉमीज एडवांस करती है, तरक्की करती है, तो उसके सिलसिले में
टेरिशरी सेक्टर हमारा इंपॉर्टेंट बनता है और इसी चीज़ को हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और ये इसकी थ्योरी भी हमने किसी हद तक हम इसको समझ सकते हैं और ख़ास तौर पर ये जो प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल जो डेटा हमारे सामने है, चाहे वो यूएस इकॉनमी है या फिर इंडियन इकॉनमी है या कोई भी इकॉनमी अगर आप लेंगे तो जिसमें तरक्की हो रही है, जिसमें टेक्निकल प्रोग्रेस अपना रोल अदा कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, तो इन इकॉनमीज़ में हम देखते हैं कि टेरिशरी सेक्टर धीरे धीरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है एंड दिस इज़ what we have to keep in mind with regard to the structural transformation. मुझे उम्मीद है कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा, इसको अच्छे से समझा होगा. Do subscribe to my YouTube channel Ernest Economics. Thank you very much.